सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8 है जिसकी परिमेय संख्या। आप सभी का हर साल की तरह इस साल भी आप 7 से 8 क्लास में आ रहे हैं। आप 8 क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड क्लास से डर भी लग रहा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि मैं आपको मेरिट मिला सकती हूँ। 100% मैं कह सकती हूँ अगर आप मेरे बताए गए विधि को फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ नंबर्स जो थे बहुत साल पहले मैं मेरिट में आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी विधि से हर एक बच्चे को मेरिट में लाऊं। ये मेरा सपना है कि आप हर एक बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। कुछ नहीं होता, बहुत सारे बच्चे जो है ना मैथ को गलत मीन्स बहुत हार्ड मान लेते, कुछ नहीं होता। मैं इतने आसान तरीका लेते आई हूँ कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो सच में मैं कह सकती हूँ कि आप मेरिट में आएंगे। दावे के साथ में कह सकती हूँ। तो हम चलते हैं, आपको हारना नहीं है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत जो होती है एक दिन से नहीं होती, कुछ लंबा सफर रहता है। तो स्टार्टिंग से अगर आप ऐसे सोचे थे कि मैं मेरिट में आऊंगा तभी आप मेरिट में आएंगे, आप ऐसे सोचे थे कि बोर्ड परीक्षा आ जाएगी और मैं एक दिन में कुछ कर पाऊंगा, तो कभी कुछ नहीं होता। एक दिन से यहाँ कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है, वक्त लगता है, तो मेहनत कायम रखना है और रिजल्ट भी एक दिन आ जाएगा। कि दुनिया जो रहती है वो मेहनत नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। तो ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखना। तो हम चलते हैं बिना देरी किए। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होगी उसको हमें विस्तार से बताओगी, लेकिन सबसे पहले जो मेरी वीडियो की शुरुआत होती है एक मोटिवेशन लाइन के साथ। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का रास्ता संघर्ष की गलियों से गुजरता है। कि सफलता का जो रास्ता होता है वो संघर्ष की गलियों से गुजरता है। जो तपता है वही सोना बनकर दुनिया में उभरता है। तो आपको पता है कि सोने को भी एक शेप में लाने के लिए उसे तपना पड़ता है। उसे आग के अंधेरों में जब रखा जाता है तभी वो मेल्ट होता है और उसे एक शेप दिया जाता है, तभी वो मार्केट में अपनी जो कमाई होती है वो दुगनी कर देता है। तो हर एक को तपना पड़ता है, फिर सोना हो या हीरा हो, हीरे को भी ढसा जाता है तभी उसकी चमक आती है। तो यहाँ बिना सफलता बिना मेहनत पे कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है। तो अपने प्रैक्टिस पर कायम रहे। तो हम चलते हैं, ये हमारी मोटिवेशन लाइन है, बहुत ही अच्छी है। आपको सोना बनना है और रिजल्ट जब आए तब मुझे आप बताना कि मेरे पढ़ाने के द्वारा आपके नंबर कितने आए। स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा, एंड तक की बात ही नहीं, स्टार्टिंग में ही आपको आपके जो नंबर्स है उसमें अंतर लगेगा। तो हम चलते हैं अपने परिमेय संख्या। अब मैं बिना देरी हुए, पूरा ध्यान हमारे इस पर ही है, कुछ भी बाकी की बात मैं इस बीच में नहीं करूंगी। तो परिमेय संख्या में पहले संख्या क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को अब तक भी नहीं पता होगा कि संख्या क्या होती है। तो किसी भी चीज के गहराई में हमेशा जाओ। तो संख्या एक ऐसा प्रतीक है जो किसी वस्तु को मापने, गिनने, ये नामकरण के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रतीक को हम संख्या कहते हैं। बहुत सालों से पहले ही ये जो गिनती है संख्या की शुरुआत हो गई थी। किसी भी वस्तु को नापने के लिए कोई संख्या चाहिए थी, तो 1 2 3 ये संख्या ही है, लेकिन इसकी परिभाषा का एक ऐसा प्रतीक है जो वस्तु को नापने के लिए यूज होता है। तो ये ठीक है, समझ में आ गया, कुछ ज्यादा इसे लेना नहीं है कि जो संख्या जैसे प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो संख्या के प्रकार हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्राकृत संख्या क्या रहती है, यहाँ इसमें परिमेय संख्या ही बताइए। ये सारी संख्याएं हमने पिछले क्लास में पढ़ ली है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसका भी ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो प्राकृत संख्या जो मेन होगा मैं आपको बता दूंगी, ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। वे संख्या जो 8 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 8 से शुरू तो होती है और अनंत तक चलती है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण भी मैंने बताया है, 1 2 3 4, इसमें शून्य नहीं होता। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता। और स्केल की हमें इस लाइन पर उसे कोई रेखा पर हमें दर्शाना हो तो इस तरह हम इसे दर्शा सकते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, तो ये 1 से शुरू होती है, यह 1 से शुरू होती है, यह धनात्मक होती है, ये माइनस में नहीं होती, शून्य भी नहीं होता। और सबसे छोटी अगर संख्या कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करने में प्रश्न आ जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो होगी 1, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो असंभव, क्योंकि अनंत तक चलती है, तो इसकी कोई भी हम अंतिम अंक नहीं बता सकते। तो हम चलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन पर। क्या है पूर्ण संख्या, वह संख्या जो शुरू से
शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो जो प्राकृत में 8 से शुरू होती थी, लेकिन ये जो पूर्ण है वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची है और इस पे दर्शाया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो कुछ नहीं, प्राकृत 8 से शुरू होती है, पूर्ण जो होती है वो शून्य से शुरू होती है और इसके कुछ गुण होते हैं। शून्य न तो धनात्मक व ऋणात्मक होता है, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, ये सिर्फ शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, वह बड़ी संख्या बताना असंभव है। हम जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य ही है, क्योंकि सबसे छोटी है जो शून्य से शुरू होती है, लेकिन बड़ी संख्या कितनी भी हो सकती है, अरब खरब करोड़ जो भी। ठीक है, पूर्ण संख्या में शून्य का महत्व, पूर्ण संख्या में शून्य का महत्व। तो पूर्ण संख्या में शून्य का महत्व क्या है कि अगर कोई भी पूर्ण संख्या में, अगर कोई भी पूर्ण संख्या हो 5, 10, 2, अगर उसे प्लस करे तो भी 5, माइनस करे तो भी 5, और ये प्लस और माइनस में तो इस तरह होता है, और अगर गुना और भाग करे तो हमारे शून्य आता है। ये शून्य का हम शून्य तो जानते थे, किसी भी संख्या में शून्य जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होगी। शून्य का महत्व क्या होता है ये मैंने महत्व बताए हैं कि अगर प्लस करे तो वही आती है, माइनस करे तो वही आती है, लेकिन गुना और जब भाग किया जाता है पूर्ण संख्या के साथ साथ शून्य का, तो हमें शून्य प्राप्त होता है, चाहे वो कौन सी भी संख्या हो। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या क्लियर है आपको। फिर है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या बता रही है कि वे संख्या जो शून्य से के साथ धनात्मक व ऋणात्मक के रूप में अनंत तक जाती हो, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो वे संख्या जो शून्य के साथ धनात्मक व ऋणात्मक के रूप में अनंत तक जाती हो, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, उदाहरण में दिया है, ये शून्य है, यहाँ पर ये शून्य है, यहाँ पर शून्य है और शून्य 1 2 3 -1 2 3, तो ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो पूर्णांक कहलाती है, जिसमें -1 -2 पॉइंट वगैरह दशमलव सारी संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। तो ये संख्या शून्य के साथ में तो होती है और धनात्मक ऋणात्मक होती है। अब इनके गुण क्या है, तो गुण यहाँ हम पढ़ते हैं, ये शून्य भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, पूर्णांक संख्या शून्य भी हो सकती है, ये धनात्मक भी होती है और ये ऋणात्मक भी होती है। अगर कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या क्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं, पूर्णांक संख्या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, प्रश्नावली हम इससे आगे सॉल्व कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि किसी भी प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं, वो अगर आप नहीं जानते प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाए हैं। और इस कुछ पूर्णांक के नियम जो होते हैं, जैसे प्लस को प्लस के साथ में जोड़ा जाए तो प्लस आता है, जब 8 संख्या प्लस में और 8 संख्या माइनस में हो तो माइनस आता है, जब 8 संख्या प्लस, दोनों संख्या प्लस में और बीच में गुना हो तो प्लस आता है, और जब संख्या भाग में हो और 1 प्लस में हो और 1 माइनस में हो तो माइनस में आता है। इस तरह आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर अब चलते हैं जो इसके आगे है। अब हमने पूर्णांक ऋणांक सारी, अब हमारा मेन है परिमेय संख्या, जो कि हमारा पाठ, जो कि अध्याय फर्स्ट का टॉपिक ही है, इसे मेन समझना। अभी तक जो था आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन ये मेन है। वे परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है, जहां Q शून्य के बराबर नहीं है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या का आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या है कि वे संख्या जिन्हें P/Q में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P व Q का पूर्णांक संख्या हो, जहाँ P शून्य के बराबर नहीं हो। सपोज करो मैंने कोई संख्या लिखी है 3/4, तो ये क्या है, परिमेय संख्या लिख रहे हैं आपको, ये है परिमेय संख्या। फिर चाहे -3/4 लो, ये भी परिमेय संख्या है। फिर 1/2, ये भी परिमेय है। 3/5, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3/0 लिखूं तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमारा P है और ये हमारा Q है, और Q हमें शून्य नहीं होना चाहिए। अगर इस बटे वाली संख्या को हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है शून्य, जो कि हमें नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर हर में शून्य नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो परिमेय संख्या का सबसे मेन इंपोर्टेंट यही होता है कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब बटे के रूप में कोई राशि होगी, लेकिन जहाँ Q का मान शून्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है।
बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो परिमेय संख्या है जहाँ धनात्मक में होती है। परिमेय संख्या कितने तरह की होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। इस तरह के उदाहरण मैंने बताए हैं, 3/4, 2/5, 6/4 इस तरह होता है। लेकिन यहाँ हर में कहीं भी शून्य नहीं होता, चाहे ये माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित करते हैं? इस तरह धनात्मक होता है, इस तरह ऋणात्मक होता है। और ये जो 1/2 है वो सपोज करो 1/2 का मतलब क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा 1/2। 1/2 का अर्थ होता है आधा, 0.5 यही होता है। तो इससे अलग तरीके से हम इस डायरेक्ट संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर कोई दो संख्या हो तो फिर उनका लसप लिया जाता है, फिर उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। या फिर 3/4 है तो उससे पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ठीक है, तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना थोड़ा अलग होता है। इस तरह जिस तरह मैंने बताया यहाँ पर 1/2 आएगा, इस तरह हमें उन्हें दशमलव रूप में निकालना होता है। अलग तरीके से हम संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या के गुणधर्म, अब परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं वो हमें समझना है। परिमेय संख्या के गुणधर्म यहाँ जो प्रश्नावली है आपके जो अध्याय में बताई गई, हालांकि इनके गुणधर्म बहुत है, लेकिन आपके अध्याय के अनुसार इनके अभी तक हमें इतने ही गुणधर्म बताए हैं। संवट, क्रम विनिमयता, सहचारिता, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका और गुणन के योग पर विक्रता। ये 6 गुणधर्म हमें यहाँ बताए हैं जो कि आपको प्रश्नावली में दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और इन्हें ही आपको याद रखना है ताकि आप प्रश्नावली अच्छे से सॉल्व करें। तो संवट क्या होता है? इन सारे जो गुणधर्म है हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। तो आओ चलो चलते हैं। ये है संवट। तो संवट क्या है समझना इसे ध्यान से। यदि दो परिमेय संख्या का योग, गुणन, घटाव व भाग करने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो, तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या संवट गुणधर्म में है। मतलब कुल मिलाकर यही बात है कि अगर कोई दो परिमेय संख्या, तो आपको सबसे पहले की परिमेय संख्या क्या होती है वो पता चल गया। अब दो परिमेय संख्या तो कोई भी हो सकती है। अगर दो परिमेय संख्या का चाहे आप योग करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, अगर दोनों परिमेय संख्याओं का अगर मान कोई परिमेय संख्या ही आती हो तो वो गुणधर्म वहां पर संवट यूज होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। कुछ उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझा दूंगी। सपोज करो कि यहाँ पर योग है कि यहाँ पर कोई दो परिमेय संख्या है a व b। हम मान लेते हैं कि 3/2 और 4/1 जिन्हें हमें योग करना है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, 3 और 4 का तो अगर करना हो तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ संख्या परिमेय संख्या की बात हो रही है तो इन्हें हमें पहले लसप लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को लसप लेना नहीं आता हो तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगी। 3/2 और 4/1 का जो लसप आया, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ कि मैंने लसप को किस तरह किया है। तो कुछ नहीं होता, लसप बहुत ही आसान होता है। जैसे कि 2 और 1, तो देखो सबसे छोटी संख्या हमें पहले लेनी है। जिस तरह की 1 है तो 1 के पहाड़े में आता है 2 बार और 1 के पहाड़े में 1 आता है 1 बार। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 यहाँ पर लिखते हैं, और जब 2 के पहाड़े में 2 आता है तो 1 बार, और जब 2 और 1 से गुना होता है तो उसका जो आंसर आता है 2 आता है, और वही हमारी संख्या का लसप होता है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही पाओगे। अगर आप किसी चीज को ज्यादा हार्ड समझोगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई चीज आपको डरा रही है, सता रही है, तो आप उस कोई सी भी संख्या हो, विषय हो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें आसान सी हो जाती है। तो योग तो कुछ भी हार्ड नहीं होता, मैथ बहुत ही आसान है, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम प्लस करके देखते हैं कि इसका आंसर जो कितना आता है, a + b इस तरह का कुछ। हम सपोज करो कोई एक ऐसी संख्या है, हमने लसप को लिया तो यहाँ पर 2 आया। अब फिर 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है, और 1 को जब 3 से प्लस करते तो 3 प्लस 1 के पहाड़े में 2 आता है 2 बार, और 2 को जब 4 से गुना करते तो 8। तो हमारा आंसर कितना आया? 11/2। क्या 11/2 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल हाँ, 11/2 है वो परिमेय संख्या है। फिर अब चलते हैं घटा। तो ये परिमेय संख्या है, फिर आप देखना सारांश में उसको मैं सारी जो जानकारी है मैं आपको बता दे। फिर हम घटाव करते हैं 3/2 और -4/, तो हमने लसप ले लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 3 - 8/5, मतलब 8 में से तो 3 जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है?
माइनस का, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो -5/2 ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है, p/q के रूप में प्रदर्शित है। तो फिर हम गुना करते हैं वही उदाहरण की सहायता से, तो हमें 6/8 हमें संख्या प्राप्त होती है जो कि परिमेय संख्या है। फिर हम बाहर करते हैं तो हमें यहाँ पर 3/8 प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे मेन इंपोर्टेंट है 3/2 भाग। जब इस तरह परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भाग का निशान हो तो आपको क्या करना है, तो उस भाग को हटाकर उसे गुना करना है, मतलब चिन्ह बदलना है। भाग का गुना हो गया और अंश का हर में और हर का अंश में चली जाती है राशि। तो बस इस तरह राशि ऊपर से नीचे आ गई है। अब इसे आसानी से आप गुना कर सकते हैं। 3 को जब 1 से गुना किया तो 3, और 2 को जब 4 से गुना किया तो 8। तो परिमेय संख्या, तो इस सारे उदाहरण में इस संवर्त वाले गुणधर्म हमने क्या पढ़ा, हमें क्या पता चला, तो हमें पता चला कि अनेक उदाहरणों से हमने पाया कि परिमेय संख्या योग, घटाव, गुणा व भाग के अंतर्गत संवर्त है। मतलब संवर्त वाला जो गुणधर्म है, संवर्त वाला जो गुणधर्म है वो योग में भी चल सकता है, घटाव में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, वो भाग में भी हो सकता है, कुल मिलाकर। तो नोट यहाँ पर एक कुछ मैंने बात है इंपोर्टेंट लिखी है कि भाग के अंतर्गत शून्य शामिल नहीं होता। सपोज करो कि अगर कोई संख्या है जिस तरह की मैंने यहाँ पर लिखी 3/8/2, ठीक है, आप इसे इस तरह तो कर तो लोगे, ठीक है, हमने गुना बदल दिया, चिन्ह बदल दिया, 2/1, तो 3 दूनी 6 और 0। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, शून्य, और हमें शून्य नहीं चाहिए। तो p/q के रूप में q का मान हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है। तो संवर्त वाला गुणधर्म आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, दो संख्या का योग, घटाव, गुणा, भाग करे तो वापस वही संख्या आ रही है, तो ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्या हो रहा, वो गुणधर्म संवर्त वाला गुणधर्म उसमें परिमेय संख्या से लागू होगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, फिर हम क्रम विनिमयता वाला जो गुणधर्म है वो पढ़ते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर, देखना ध्यान से समझना, यदि दो परिमेय संख्या का क्रम बदलकर अगर योग, घटाव, गुणा व भाग करें, अभी किसी भी विधि में हम क्रम बदलने से पहले व बाद में समान संख्या प्राप्त हुए परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के गुणधर्म में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझा देती हूँ। कोई 3 संख्या ले लेते, a + b + c, यहाँ 2 ही है, दो परिमेय संख्या का क्रम बदलना। जिस तरह देखो a + b बराबर है b + c पे, b + a पे, तो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 + 3/1, तो हम इसका लसअ को ले लेते हैं 2 और 1 + 1 के पाड़े में 2, 6। तो यहाँ पर मान कितना आ रहा है, 7/2। क्या इस तरफ भी वही होगा क्या, 3/1 + 1/2। देखो ये भी हमारा 3/1 का, तो ताऊ से सॉल्व करते हैं 2, और ये 3 दूना 6 + 1, तो ये इस तरफ भी मान कितना आया, 7/2। ये इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। इसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। तो सारे उदाहरण इस तरह करेंगे। ये बस प्लस में तो हो रहा है, चलो हमें पता चला कि ये प्लस में तो आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने योग किया है, उदाहरण कोई संख्या ली है और फिर यहाँ पे मान 2/8 आ रहा है और 2/8, तो प्लस में तो चलो हो रहा है, योग में होकर घटाव में भी हो रहा है। हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई संख्या ले रहे 3/2 - 4/8, जब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 और 2 और 8 का लसअ 8, और 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, और 4 को 3 से गुना किया तो आया 12, -8 के पहाड़े में 8 आता है 1 बार, और 1 को जब 4 से गुना किया तो 4। ओके, तो 12 में से 4 रहे 8/8। अब यहाँ के प्लस देखो, बड़ी संख्या कौन सी थी, 12, 12 के सामने प्लस का निशान था, तो 8/8। तो उत्तर कितना आया, 8/8, या 8 भी आप लिख सकते हैं। तो 8 भी तो परिमेय संख्या ही है ना। अब इस तरह अगर करते हैं तो उन्होंने हमें क्या किया था, क्रम को बदला था। क्रम को क्या किया था, इस बार 4/8 पहले आया। तो जब हम देखते हैं तो आंसर वो जो होता है माइनस में आता है। माइनस में क्यों आता है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने निशान किसका है, माइनस का है। तो कितना आता है, -8/8। तो इसका आंसर एक तो हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये जो घटाव है, परिमेय संख्या का जो घटाव है वो क्रम विनिमयता के अंतर्गत नहीं आता है।
फिर गुना की अगर बात करें तो हम देखो मैं सारे उदाहरण लिखे हैं। 3/2 गुना 4/8, 12/16, इस तरह भी 12/16। तो ये सिद्ध हो रहा है क्या भाग में भी हो रहा है प्रमेयता। तो जो गुणधर्म है वो भाग में भी चलता है परिमेय संख्या के भाग में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24/8 और इस तरफ आ रहा 8/24। देखो 3/2 था, चिन्ह बदले, 8 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 8 × 24, 4 × 8 और इस तरफ 4/8 और ये भाग फिर 2 ऊपर चला गया, 4 × 8 और 8 × 24। तो इस पूरे उदाहरणों में हमने पाया, उपयुक्त उदाहरण से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या के लिए योग व गुणा क्रम विनिमय है। योग और गुणा है ये, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो उपयुक्त उदाहरण से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या के योग व गुणा क्रम विनिमय है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब है गुणधर्म सहचारिता। अब हमारा गुणधर्म कौन सा है? सहचारिता। सहचारिता क्या होता है? सह साथ चलने वाला। यदि 3 परिमेय संख्या जैसे a b c, तो फिर उसे अलग तरीके से a + b + के बारी बारी से अलग अलग परिमेय संख्या से योग करे, गुणा करे, घटाव करे और भाग करे, फिर भी दोनों स्थिति में समान संख्या प्राप्त हो, तब परिमेय संख्या सहचारिता के गुणधर्म में आती है। तो देखो उदाहरण की सहायता से ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर योग लिखा है ए बी प्लस, इस ए बी को आप छोड़ देते। सपोज करो कोई संख्या है पर 3 परिमेय संख्या 3/2 + 4/8 और 5/2 का हम प्लस करते हैं। तो पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसमें हमें जोड़ना है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 11/2, अब इस तरह हर में दोनों तरफ 2 है तो हम आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। 11 और 5 16/2। तो क्या इस तरफ भी 16/2 आ रहा है? तो आ रहा है। तो सहचारिता अगर हम क्रम बदल रहे हैं, अगर हम पहले तो इसके साथ में कर रहे हैं, फिर अगर बारी बारी से अलग अलग परिमेय संख्याओं से जोड़, पहले हम इसके साथ में इस बी को इसके साथ में जोड़ा था, अगली बार हम सी के साथ में जोड़ रहे हैं, तो क्या उत्तर उनका जो परिमेय संख्या है तो दोनों पक्षों में क्या आंसर सही आ रहा है? तो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब योग में तो आ रहा है। लेकिन घटाव में मुझे लगता नहीं आ रहा है। a - b - c, तो बस अगर घटाव की बात करें तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 लसपलिया 3 -4 2 2 और 8 में से 3 गए 5 और इस तरफ आ रहे हैं 5। तो देखो ये भी प्लस में है और सॉरी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ गए। तो कितना आया? -10/2। तो इस तरफ तो -10/2 आ रहा है और इस तरफ जो हम कर रहे हैं कि a - b, जब कोष्ठक हम बदल दिए हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0। मतलब ये जो घटाव है सहचारिता के परिमेय संख्या के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगर गुणा की बात करें तो हमने जब सॉल्व किया तो 60/4 और 60/4 आ रहा है। देखो इस तरह 3/2 और 4/1, तो 3 4 दूनी 4 × 12 2 × 2 गुना 5/2 12 × 5 60 4, इस तरह भी सेम आ रहा है। तो क्रम बदलने से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से हम गुना कर दे तो कुछ भी, लेकिन यहाँ आ रहा है। जब देखो 3/2 को गुना किया तो ये क्रम बदल रहे हैं, मतलब वो अंश का हर और हर का अंश हो गया। तो 3 × 3 और 4 दूना 8 और इस तरफ 5/2, इसका भी क्रम बदला तो 2 ऊपर चला गया और 5 नीचे आया। तो 3 दूनी 6 और 8 × 5 40। तो और इस तरफ कितना आ रहा है? इस तरफ हम जब सॉल्व किया तो 15/16। तो इस पूरे उदाहरण से हमने क्या पाया? उपयुक्त उदाहरण से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या के योग व गुणन सहचारिता है। बस योग और गुणन क्या है? सहचारिता। मतलब सहचारिता के नियम परिमेय संख्या में बस योग के ऊपर होगा और गुणा में होगा। घटाव और भाग पर हमारे सहचारिता के नियम रखते हैं तो हमें परिमेय संख्या एक समान प्राप्त नहीं होगी। अब हम चलते हैं शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका को हम योज्य तत्सव भी कहते हैं, ठीक है। तो शून्य की भूमिका में क्या है? यदि दिए गए, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ गलत था, यहाँ से हम पढ़ते हैं। शून्य की भूमिका को हम योज्य मतलब योग, तत्सव मतलब वो राशि। यदि हम किसी परिमेय संख्या को शून्य से जोड़ते हैं तो योग फिर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम कहते हैं कि परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य एक योग तत्सव है। तो शून्य तो 5/2 का योग तत्सव क्या है? अगर कोई पूछ ले कि 5/2 का योज्य तत्सव कौन सी संख्या है, तो आप क्या करेंगे? शून्य, क्योंकि
अगर दिए गए परिमेय संख्या में ऐसी संख्या हम जोड़ते हैं कि अगर जोड़ने के बाद जो हमारी योगफल होता है वही संख्या प्राप्त होती है तो वह उस संख्या का योज्य तत्सम कहलाता है। मतलब 5/2 में अगर कोई शून्य जोड़ रहे और हमें वही संख्या प्राप्त हो रही, चाहे फिर कोई सी भी परिमेय संख्या लो, आप अगर माइनस में ले लेते हो, चलो कुछ बच्चे को डाउट हो कि माइनस में होगा, तो बस यही होगा। शून्य का कुछ कोई मान ही नहीं होता ना, तो ये क्या होगा, हमें -3/2। तो ये जो शून्य क्या है किसी परिमेय संख्या का, ये क्या है, योज्य तत्सम है। और योज्य तत्सम के लिए क्या होना, योग के बारे में पूछा, न गुना न घटा न भाग, किसी बारे में हमें नहीं पूछा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि हम किसी परिमेय संख्या को शून्य से जोड़ दे, जोड़ने पर बात हुई है, तो फिर वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य ये योग, मतलब परिमेय संख्या के लिए यो शून्य क्या है, योज्य तत्सम। फिर हम करते हैं गुण, यहाँ पर एक दूसरा है गुणात्मक तत्सम। क्या है गुणात्मक तत्सम, मतलब एक की भूमिका क्या होती है परिमेय संख्या में, शून्य की भूमिका क्या होती है, हमने पहचाना कि शून्य का जब हम मान रखते हैं तो वही हमें संख्या प्राप्त होती है जब जोड़ने पर। देखिए गुणात्मक एक की भूमिका को हम गुणात्मक तत्सम कहते हैं। यदि दिए गए परिमेय संख्या में हम 8 से गुणा करें, ये थोड़ा या मिस्टेक हो रही थी, तो 8 से सिर्फ गुना करें फिर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती। ऐसी स्थिति में संख्या 1 परिमेय संख्या की गुणात्मक तत्सम कहलाती थी। गुणात्मक तत्सम मतलब किसी भी कोई भी परिमेय संख्या अगर वो 1 के साथ में गुना करे और हमें वही संख्या प्राप्त होते, वह परिमेय संख्या का जो 1 है वो क्या हो रहे, गुणात्मक तत्सम। सपोज करो कोई राशि है, मैं जिसे लिख देती हूँ कि 4/5 का गुणात्मक तत्सम क्या है, विस्तार से करें, विस्तार से तो 4/5 का गुणात्मक तत्सम का तात्पर्य ये है कि 4/5 को ऐसी कौन सी संख्या के साथ में गुणा करें कि उसका मान 4/5 ही वापस आए। तो हम सीधी सी बात है 8 से शून्य तो कर नहीं सकते, शून्य आ जाएगा, तो सीधी सी बात है हम 8 से गुना करेंगे तो 4/2, तो ये 8 क्या है, वही है गुणात्मक तत्सम। तो 8 4/5 का क्या है, गुणात्मक तत्सम। तो गुणात्मक तत्सम 1 की भूमिका परिमेय संख्या में आपको पता चल रही है। अब लास्ट वाला जो है वो हम कुछ इस तरह है, गुणन के योग पर वितरता। गुणन के योग पर वितरता ये भी एक गुणधर्म है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है तो समझना। यदि कोई 3 परिमेय संख्या को गुणन व योग के आधार पर, यहाँ किस चीज के आधार है, एक तो गुणन है और योग है, बाकी यहाँ नहीं बताए। गुणन में योग के आधार पर कुछ अलग अलग तरीके से हल करना हो, गुणन की योग पर वितरता कहलाती है। सपोज अगर कोई परिमेय संख्या इस तरह दी गई हो और हम जब इसे खोलते हैं तो इसी तरह हो रहा, ए पहले ए बी के साथ में गुण हो रहा, फिर ये ए जो हो रहा सी के साथ में, तो ये जो चीज है ये क्या है, वितरता। गुणन के योग पर वितरता मतलब पहले गुणा करो और फिर उसे जोड़ दो, तो ये क्या होता है, गुणन के योग पर वितरता होती है। हम इसे गुणन के योग पर वितरता कह सकते हैं। सेम अगर कोई परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं 3/2 कोई परिमेय संख्या है और उसे प्लस के रूप में है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इस ए बी वाली संख्या को 3/2 के साथ में गुणा करेंगे, फिर 2/3 को। तो ये जो चीज होती है, कोई परिमेय संख्या अगर दी गई है उसे हम गुणन के योग पर वितरता के आधार पर अगर इस तरह लिखते हैं तो ये क्या होता है, गुणन के योग पर वितरता। इसे गुणन के योग पर वितरता गुणधर्म कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रश्न इस तरह आता है और आपका कहा जाता है कि गुणन के योग की वितरता के आधार पर इसे सॉल्व करना है, तो आपको पहले इस तरह लिखना है, फिर आगे से सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 8.8 के लिए मैंने जो सारी बताए हैं परिमेय संख्या के विस्तार से मैंने आपको बताई हूँ, गुणधर्म भी मैंने विस्तार से बताई है। अब प्रश्नावली 8.8 सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। मैंने बहुत ही एक चीज को बहुत ही मेहनत से लिखा है, बहुत ही समझ के मैंने वीडियो बनाए हैं, बहुत ही टाइम लगे हैं और हर एक चीज को समझाया है, बताया है ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छे समझ में आए। मेरा एक ही सपना है, हर एक बच्चा मेरिट में आए। तो मेरे सपने को पूरा करने में आप मेरी मदद करें, आप मेरी वीडियो को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि हर एक बच्चा जो मैथ से डरता है वो डरे नहीं, दोस्त बने। तो मेरे सपने को पूरा करें और आप भी अपने सपने को पूरा करें। आज
आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।